नमस्कार, आप देख रहे हैं केजीएम कक्षा। मैं हूं गजेंद्र कुमार, आपके सामने लेके आया हूं बायोलॉजी की प्रीमियम सीरीज। बायोलॉजी की नीट 2022 और नीट 2023 2022 और 2023 में नीट की एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए मैं बायोलॉजी का हिंदी मीडियम में पूरा कंटेंट आपके सामने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आ रहा हूं। दोस्तों, अगर आप हमारा साथ देना चाहते हैं, आप मेरे साथ में अपनी बायोलॉजी को कवर करना चाहते हैं और ऐसे बायोलॉजी कवर करेंगे हम कि नीट 2022 या 23 के अंदर एक भी क्वेश्चन हमारा बाहर से ना आए। एनसीईआरटी को तो जैसे निचोड़ के पी जाएंगे हम। हिंदी मीडियम के बच्चों को यूट्यूब पे फ्री क्लासेस नहीं मिल पाती है, अगर मिलती है तो 10, 15, 20, 25, 30, इससे ज्यादा नहीं मिलती है। उसके बाद में वो पेड कोर्स लेके आते हैं, उन पेड कोर्स पे जाना पड़ता है, आपको पेड करना पड़ता है पैसा। लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं वो अमाउंट भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो उन दोस्तों के लिए, क्योंकि ये चीज मैंने फील किया है, मैंने महसूस किया है यार, तो उन बच्चों के लिए, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों के लिए मैं लेके आया हूं पूरी बायोलॉजी आपके प्यारे से चैनल केजीएम कक्षा पर, जिस पर हम रोज रात 8 बजे प्रीमियम क्लास करेंगे बायोलॉजी की। तो अगर आपको मेरी क्लास लेनी है, मेरे साथ में बायोलॉजी तैयार करनी है, 2022 और 2023 के पेपर में छेद करना है, उसको फोड़ना है, तो आपको रोज का मतलब सोमवार से शनिवार मेरी क्लास होगी। कितने बजे? रात को 8 बजे। पिछली क्लासेस मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर्स डाले हैं, वैसे डाले हैं, एबनॉर्मल रेशियो में डाले हैं, कभी डाल दी कभी नहीं डाली। लेकिन अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं नीट 2020, जो बच्चे 11th में अब की बार नीट देना चाहते हैं वो 23 में नीट देंगे, जो बच्चे 12th में हैं वो टारगेट में वो अगले साल नीट 2022 में नीट देंगे। तो उन बच्चों के लिए उन सभी बच्चों के लिए हम क्लासेज स्टार्ट कर रहे हैं। कुल मिलाकर के हमारा एम है, अभी तो नीट 2022 के नीट के पेपर की हमारे को तैयारी करनी है, और 2022 का नीट का पेपर लगे उससे पहले हमारे को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिलेबस को पूरा करना है। तो दोस्तों, सिलेबस को किस तरीके से पूरा करेंगे हम क्लास लेंगे। क्लास के बाद में हम क्लास के जो स्पेशल क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने 7 दिन क्लास ले ली, अगर हो सका तो मैं संडे का आपका ऑफ है, लेकिन ऑफ रहने नहीं दूंगा। संडे को हो सकता है मैं क्वेश्चन सीरीज लेके आऊंगा आपके लिए, कि 7 दिन में हमने जो भी पढ़ाई की है 6 दिन में, उन 6 दिन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जिस चैप्टर में, जैसे मान लो एक चैप्टर कर लिया यार 6 दिन में हमने, तो उस 6 दिन के चैप्टर में से उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो आए हुए हैं वो मैं आपको सोल्व कराऊंगा। और दोस्तों, अगर आपसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं तो नो टेंशन रहिए, मस्त रहिए, आपके आगामी सालों के प्रश्न भी सोल्व हो जाएंगे और बायोलॉजी में कोई दिक्कत आने नहीं दूंगा। अब बहुत हो गई आपकी जानकारी, अब स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। आज दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं, आपके बहुत ही पसंदीदा टॉपिक है पेनिस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं आज। किसके बारे में दोस्तों? आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों किसके बारे में? पेनिस के बारे में। पेनिस क्या है भैया? पेनिस को हिंदी में कहा जाता है दोस्तों शिश्न। क्या कहा जाता है? शिश्न। अच्छा, ये क्या है दोस्त? पेनिस आपका, दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पिछले 3-4 वीडियो मैंने डाल दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो पहले आप उनको देख लीजिए, ताकि आगे आपको समझ में आता रहे। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं, पेनिस की बात कर रहे हैं। इससे पहले का पोर्शन हमने करा दिया है। तो पेनिस क्या होता है दोस्तों? पेनिस की अगर मैं बात करूं तो ये नर का जननांग है। क्या है? नर का जननांग। क्या है मेरे दोस्त? ये नर का जनन अंग है। मेल रिप्रोडक्टिव, मेल कोपुलेटरी स्ट्रक्चर इसको बोलता है, कोपुलेटर, या इसको जननांग भी बोलते हैं, इसको मैथुनांग भी बोलते हैं। मैथुन करने वाला जो अंग होता है उसको मैथुनांग यानी कोपुलेटरी स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। तो पेनिस या शिश्न होता है, नर जननांग होता है। इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूं दोस्तों। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी स्ट्रक्चर, हम देखेंगे पेनिस की संरचना। पहले क्या देखेंगे अपन? पेनिस की संरचना या स्ट्रक्चर जिसको कहा जाता है। इसका टीएस काटेंगे, इसका एलएस काटेंगे, अनुप्रस्थ और लॉन्गिट्यूडनल दोनों ही काट करके हम स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले हम बाहरी स्ट्रक्चर तो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं,
कितनी लेंथ होती है, क्या होता है, कितने पार्ट होते हैं। अब हम इसके टीएस काटेंगे, एलएस काटेंगे और उसके बाद में उसमें जो भी प्रोसेस होगी वो देखेंगे। संरचना के बाद में हम देखेंगे कि इसका क्या कार्य है, पेनिस का कार्य क्या है। उसके बाद में हम देखेंगे इसकी क्रियाविधि क्या है दोस्तों, क्या इसकी क्रियाविधि क्या है, आखिर में काम कैसे करता है, ये आखिर में काम कैसे करता है, काम क्या है वो देखेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कि काम करता कैसे है, इसकी क्रियाविधि कैसी है, जिसमें हम देखेंगे कि इसके इरेक्शन की क्रियाविधि, इसकी जो मैकेनिज्म ऑफ इरेक्शन है, मैकेनिज्म ऑफ इजैकुलेशन है, मतलब इरेक्शन और इजैकुलेशन की जो प्रोसेस है हम वो देखने वाले हैं। तो ये 3 पॉइंट दोस्तों हम यहां पर देखने वाले हैं। नोट कर लो आप, ये दिमाग में बैठा लो कि 3 पॉइंट कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में हम कार्य के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में हम क्रियाविधि के बारे में बात करते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहां पर संरचना की, किसकी, पेनिस की संरचना, शिश्न की संरचना। अगर मैं इसकी संरचना के बारे में बताऊं तो बाह्य संरचना तो आपको पता है कि ये एक क्या होता है, पेनिस एक पेशीय संरचना, सबसे बड़ी चीज क्या है, पेशीय संरचना है। कई लोगों को लगता होगा कि पेनिस के अंदर हड्डी पाई जाती है, दोस्तों गलत बात है। पेनिस के अंदर या शिश्न के अंदर कोई भी हड्डी नहीं पाई जाती है, वो पूर्णतया पेशीय संरचना है, पेशियों से निर्मित संरचना होती है। उन पेशियों के अंदर जो रक्त कोटर पाए जाते हैं उनके बढ़ने की वजह से वो काफी टाइट हो जाता है, काफी कड़क हो जाता है, इसलिए हमको ऐसा लगता है कि वो कैसा होता होगा, वो उसके अंदर हड्डी पाई जाती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। पेशीय संरचना है, कैसी, एक पेशीय संरचना है जिसकी लंबाई कितनी होती है दोस्तों, लंबी व बेलनाकार, लंबी व बेलनाकार संरचना है, लंबी व बेलनाकार संरचना है। लंबी कितनी होती है, एवरेज लंबाई इसकी होती है एक नॉर्मल फीमेल में 15 से 20 सेंटीमीटर, 15 से 20 सेंटीमीटर एवरेज लंबाई होती है पेनिस की। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। आप एक बार इतना नोट कर लो, उसके बाद में हम इसको मिटा करके आगे का पोर्शन स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर के जो पार्ट है हम उनको देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये किससे मिलके बना होता है दोस्तों, कैसे स्ट्रक्चर होती है। देखो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि ये क्या बना रहा हूं मैं पेनिस का एक इस तरीके से काट बना रहा हूं कि इस तरीके से अगर कोई पेनिस है और उसको अगर लॉन्गिट्यूडिनली मैंने कोई काटा है, उसका काट, वो आपको दिखाना चाहता हूं कि उसके अंदर क्या क्या होते हैं। देखो दोस्तों आपको पता है कि पेनिस जो है वो 3 कोड से मिलकर बने होता है। एक 3 उत्तेजनशील उत्तक से मिलकर बना होता है, 3 उत्तेजनशील उत्तक से मिलकर बनता है। अब वो 3 उत्तेजनशील उत्तक कौन कौन से होते हैं दोस्तों, देखिए एक तो ये है, इसको बोला जाता है, ये 2 कोड है, ये 2 कोड है, इन 2 कोडों को बोला जाता है कॉर्पोरा कोवर्नोसा, कॉर्पोरा कोवर्नोसा। और जो ये वाला है इस कोड को बोला जाता है कॉर्पोरा स्पोंजियोसम। क्या बोला जाता है दोस्तों, कॉर्पोरा स्पोंजियोसम।
ये कॉर्पोरा कोर्नोसा है। ये कितने होते हैं? ये संख्या में 2 होते हैं और ये कितना होता है? संख्या में 1 होता है। इस तरीके से ये दोनों क्या है? ये दोनों उत्तेजनशील उत्तक है। क्या है? उत्तेजनशील उत्तक। अब इसके अंदर आपको दिख रही होगी एक रेड लाइन, एक रेड नलिका सी। उस रेड नलिका का नाम है दोस्तों, क्या नाम है? उसका नाम है यूरेथ्रा, यानी मूत्र मार्ग। क्या नाम है? मूत्र मार्ग। तो जो ये मूत्र मार्ग होता है, ये जो मूत्र मार्ग होता है वो किसमें प्रेजेंट होता है दोस्तों? किसमें प्रेजेंट होता है? कॉर्पोरा स्पोंजियोसम में होता है। मूत्र मार्ग किसमें प्रेजेंट होता है? कॉर्पोरा स्पोंजियोसम। इस तरीके से जो पेनिस का भाग है, पेशीय संरचना है, वो 3 उत्तकों से मिलकर बनी होती है, जिनको बोला जाता है 3 उत्तेजनशील उत्तक। इन 3 उत्तेजनशील उत्तकों का क्या नाम है? 2 एक जैसे होते हैं जिनको बोला जाता है कॉर्पोरा कोर्नोसा, एक अलग होता है जिसको बोला जाता है कॉर्पोरा स्पोंजियोसम। और कॉर्पोरा स्पोंजियोसम से ही होकर के कौन गुजरता है? मूत्र मार्ग गुजरता है। और एक बात और विशेष यह है कि कॉर्पोरा स्पोंजियोसम का अग्रभाग फूल करके एक फूली हुई संरचना बना लेता है। देखो यहां से आ रहा था और यहां से कॉर्पोरा स्पोंजियोसम फुला करके एक संरचना बना लेता है। इस फूली हुई संरचना को बोला जाता है दोस्तों, इस फूली हुई संरचना को बोला जाता है ग्लांस पेनिस। क्या? ग्लांस पेनिस। क्या है ये? फूली हुई संरचना है। किससे मिलकर बनी हुई है? फूली हुई संरचना है। किससे मिलके बनती है ये? किसकी बनी है? कॉर्पोरा कोर्नोसा की बनी है कि कॉर्पोरा स्पोंजियोसम की? अरे बताओ ना, कॉर्पोरा स्पोंजियोसम से ही तो आकर गुजर रहा है। कॉर्पोरा स्पोंजियोसम का अग्रभाग है तो फूल करके क्या बना रहा है? ग्लांस पेनिस बना रहा है। तो किसकी बनती है? कॉर्पोरा स्पोंजियोसम। कॉर्पोरा स्पोंजियोसम का फूला हुआ भाग, ये लिख सकते हो, फूला हुआ अग्रभाग है। ठीक है दोस्तों, कॉर्पोरा स्पोंजियोसम का फूला हुआ अग्रभाग है। अब इसके चारों तरफ एक आपको नीले रंग की कुछ दिख रहा होगा। ये नीले रंग की जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को बोला जाता है दोस्तों, इसको क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है पता है किसी को? इस मेम्ब्रेन, इसके चारों तरफ ग्लांस पेनिस के ऊपर एक आवरण होता है, उस आवरण को कहा जाता है प्रीप्यूज। क्या कहा जाता है? फोर स्किन या प्रीप्यूज। फोर स्किन क्या कहा जाता है दोस्त? फोर स्किन कहा जाता है। ये फोर स्किन क्या होती है? फोर स्किन या एक नाम और क्या है इसका? प्रीप्यूज। इस फोर स्किन या प्रीप्यूज का क्या मतलब है? ये एक रिट्रैक्टाइल मेम्ब्रेन होती है। रिट्रैक्टाइल मेम्ब्रेन। रिट्रैक्टाइल मेम्ब्रेन का मतलब समझते हो दोस्तों? मतलब ये यहां से पीछे भी चली जाती है और वापस आके आगे आ जाती है, मतलब इसको ढकने वाली है। ये जैसे ही इरेक्शन होता है तो ये पीछे की तरफ चली जाती है। ये जो लेयर है फोर स्किन है, और इस फोर स्किन का जैसे इरेक्शन खत्म होता है, जैसे ही रिलैक्स होता है पेनिस, ये वापस से आकर के इसको कवर कर लेती है। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज और दिख रही होगी, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूं यार, इसको आप यहां से ध्यान करो। अब देखो ये ठीक है। अब यहां पर जो दिख रहा है ना छिद्र, इस छिद्र को बोला जाता है, इस छिद्र को बोला जाता है यूरिथ्रल मिएटस एक्सटर्नल
एक्सटर्नल यूरेथ्रल मिएटस। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? एक्सटर्नल यूरेथ्रल मिएटस ग्लांस पेनिस का वह भाग जिस भाग पर आकर के कौन यूरेथ्रा आकर के समाप्त होता है, उस भाग को कहा जाता है एक्सटर्नल यूरेथ्रल मिएटस। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज और बताता हूं आपको ग्लांस पेनिस के बारे में। ग्लांस पेनिस क्या है? फूली हुई संरचना है। किससे बनती है? कॉर्पोरा स्पोंजियसम का फूला हुआ अग्रभाग ही है। अब एक चीज और ध्यान रखना आप, जो ग्लांस पेनिस होता है इसके बेस या आधारी भाग में, इसके आधारी भाग में क्या पाई जाती है बेटा? इसके आधारी भाग में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम होता है, देखो यार यहां से आप कंफ्यूज मत होना, इसके आधारी भाग में टाइसन ग्रंथि पाई जाती है। टाइसन ग्रंथि पाई जाती है जो वो टाइसन ग्रंथि क्या करती है? व्हाइट सिबेशियस क्या होता है? यह आपको एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे तब और पता लग जाएगा। सिबेशियस ग्रंथि होती है अपने शरीर के अंदर, उसका जो मैटर होता है उसको सिबेशियस मैटर कहा जाता है। तो व्हाइट सिबेशियस पदार्थ स्रावित करती है, जिस पदार्थ को क्या कहा जाता है दोस्तों? जिसे स्मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्मैग्मा कहते हैं। स्मैग्मा क्या होता है दोस्तों? स्मैग्मा जो आपके पेनिस के ऊपर, ग्लांस पेनिस के आधार भाग का मतलब यहां वाला जो पोर्शन है, तो जैसे ही ये इसको आप ये इरेक्शन के टाइम पर जैसे फोर स्किन पीछे की तरफ जाती है तो यहां पर कुछ व्हाइट सिबेशियस पदार्थ रहता है। उस व्हाइट सिबेशियस पदार्थ को कहा जाता है क्या? स्मैग्मा। इसको कहते हैं क्या? स्मैग्मा। और स्मैग्मा कहां से स्रावित होता है? स्मैग्मा इसके बेस में एक ग्रंथि पाई जाती है, उस ग्रंथि का नाम क्या है? टाइसन ग्रंथि है। क्या नाम है? टाइसन ग्रंथि। स्मैग्मा किससे प्राप्त होता है? टाइसन ग्रंथि से प्राप्त होता है। कहां पर होती है टाइसन ग्रंथि? ग्लांस पेनिस के आधारी भाग में स्थित होती है। उसके बाद में फोर स्किन या प्रीप्यूज के बारे में अगर मैं बात करूं तो फोर स्किन क्या होती है? एक रिट्रैक्टाइल मेम्ब्रेन होती है, और साथ में रिट्रैक्टाइल मेम्ब्रेन के साथ साथ इसमें एक गुण और पाया जाता है। वो गुण क्या होता है वो भी जरा देख लेते हैं। वो गुण ये होता है कि यहां पर क्या किया जाता है, जैसे कुछ समुदाय ऐसे होते हैं जहां पर आपकी जो ये फोर स्किन है, इस फोर स्किन को, इसको अग्रछेद बोला जाता है हिंदी में। अब आप कहोगे कि सर आप हिंदी मीडियम का बैच ले रहे हो कि इंग्लिश मीडियम का बैच ले रहे हो? अरे बेटा इतनी इंग्लिश तो आप सीखना आपके लिए जरूरी है। तो यहां पर जो प्रोप्यूज है या जो फोर स्किन है, अग्रछेद जो है, उस अग्रछेद को कुछ समुदाय में काट करके अलग कर दिया जाता है, बचपन में काट दिया जाता है। उस प्रोसेस को बोला जाता है खतना। क्या बोला जाता है दोस्तों? खतना। अंग्रेजी में कहते हैं सर्कमसीजन। यहां पर लिखेंगे आप, कुछ समुदायों में इसे क्या कर देते हैं? काट देते हैं। जिस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा? खतना कहते हैं। खतना कहते हैं। खतना का मतलब सर्कमसीजन। ठीक है बेटा, कुछ बात समझ में आई क्या? इस पेनिस के बारे में आपको लगता होगा यार पेनिस में क्या पढ़े हम?
कईयों को लगता है यार पेनिस में क्या पढ़ेंगे, अरे बेटा पेनिस में अभी तो बहुत सारी चीजें हैं, अभी तो स्ट्रक्चर ही कंप्लीट नहीं हुई, अभी तो एलएस कंप्लीट हुआ है। एलएस के अंदर क्या बता रहा हूं मैं कि जो पेनिस की संरचना होती है, सबसे बड़ी बात क्या है, ये कैसी संरचना है, पूर्णतया पेशी संरचना है। साथ में लंबी कितनी होती है, 15 से 20 सेंटीमीटर एवरेज लंबाई इसकी होती है, और बेलनाकार संरचना है। अब आपको पता है कि जो नर जननांग है, नर जननांग या मैथुनांग जिसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है, सिस्न या पेनिस को कहा जाता है। ये 3 उत्तेजनशील उत्तक से मिलकर के बना होता है, और 3 उत्तेजनशील उत्तक कौन कौन से हैं, देखो इसकी स्ट्रक्चर देखी हमने, ऊपर की तरफ जो कोड पाए जाते हैं उनको कहा जाता है कॉर्पोरा कोवर्नोसा। अब ध्यान से सुनना, क्या बोला मैंने, ऊपर की तरफ, मतलब डोर्सोलैटरली साइड में पाए जाते हैं। ये किस साइड में पाए जाते हैं, ये किस साइड में पाया जाता है बेटा, अधर सतह पर। डोर्सो का मतलब अधर होता है कि वेंट्रल का मतलब होता है, मतलब ये डोर्सल साइड में पाया जाता है, डोर्सल साइड। और जो कॉर्पोरा स्पोंजियोसम है, जो कॉर्पोरा स्पोंजियोसम है, वो कॉर्पोरा स्पोंजियोसम कहां पाया जाता है बेटा, वेंट्रल साइड में पाया जाता है। अरे समझ में आया क्या, इसमें तो मेरे ख्याल से मेरे को लगता नहीं है कि कुछ याद करना है। अरे बोलना बेटा, इसके अंदर थोड़ी याद करना, यार ऊपर की तरफ दिख रहा है तो डोर्सल साइड ही तो होगी, और नीचे की तरफ दिख रहा है तो वेंट्रल साइड होगी, इसमें क्या याद करना। 2 कोड दिख रहे हैं आपको, अगर ये डायग्राम सेट है ना तेरे दिमाग में, अगर डायग्राम सेट है तो क्वेश्चन गलत होने का चांस ही नहीं है, ठीक है। 2 प्रकार के 2 प्रकार, ध्यान से सुन ला इनको, 2 प्रकार के 3 उत्तेजनशील उत्तकों से मिलकर के बना होता है कौन, पेनिस। 2 प्रकार के 3 उत्तेजनशील, इसका मतलब कोई 1-2 होंगे, कोई 1-2 होंगे, वो कौन से हैं, कॉर्पोरा कोवर्नोसा। इसको हिंदी में या शॉर्ट में क्या लिखा जाता है बेटा, कॉर्पोरा कोवर्नोसा सीसी, और इसको क्या लिखा जाता है, CS कॉर्पोरा स्पोंजियोसम। मतलब 2 कॉर्पोरा कोवर्नोसा और 1 कॉर्पोरा स्पोंजियोसम से मिलकर के क्या बना होता है, पेनिस। और विचित्र बात, महत्वपूर्ण बात, इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा, जो आपका मूत्र मार्ग है, जो आपका मूत्र मार्ग या जनन मार्ग, दोनों कॉमन ही तो होते हैं मेल में। अरे मेल में तो मूत्र मार्ग और जनन मार्ग दोनों एक ही होता है। जिस मार्ग से मूत्र आता है उसी मार्ग से जनन भी, मतलब उसी मार्ग से सीमन भी आता है। जिस मार्ग से यूरिन पास होता है उसी मार्ग से सीमन या वीर्य भी पास होता है। इसलिए क्या कहा जाता है, ये जनन और मूत्र का कॉमन पथ होता है, जो कहां पर प्रेजेंट होता है। सवाल यही आता है, मानव नर में मूत्र मार्ग कौन से कोड में प्रेजेंट होता है, तो आपको क्या बताना है, कॉर्पोरा स्पोंजियोसम में प्रेजेंट होता है। और उसके बाद में जो कॉर्पोरा स्पोंजियोसम है, ये इस कॉर्पोरा स्पोंजियोसम का अग्रभाग फूल करके क्या बना लेता है, ग्लांस पेनिस बना लेता है। इस ग्लांस पेनिस क्या है, एक फूली हुई संरचना है, दिख रही है यार, इसमें क्या याद करना है, फूली हुई संरचना है, किससे मिलकर बनती है, कॉर्पोरा स्पोंजियोसम का अग्रभाग मिलकर बना रहा है, इसमें क्या याद करना है। हाँ, अगर बात याद करनी है तो एक चीज ये ध्यान रखनी है कि जो इसका आधारी भाग है, उस आधारी भाग में ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम होता है टायसन ग्रंथि, जिसका नाम होता है टायसन ग्रंथि। इसके किसमें पाई जाती है, ग्लांस पेनिस के आधार भाग में पाई जाती है। और वो उस ग्लांस पेनिस के आधारी भाग में व्हाइट सिबेशियस, सफेद कलर का एक सिबेशियस पदार्थ स्रावित करता है, जिसे स्मेग्मा कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, स्मेग्मा कहते हैं। लेकिन और उसके साथ में उसके बाहर जो कवरिंग होती है उसको बोला जाता है फोरस्किन। ये फोरस्किन क्या है, ये आवरण पीछे की तरफ चला जा सकता है, इरेक्शन के टाइम पे ये आवरण, ये नीली वाली पट्टी है, ये पीछे की तरफ चली जाती है, ठीक है दोस्तों। तो जो फोरस्किन या प्रिप्यूज है, ये रिट्रैक्टाइल मेम्ब्रेन होती है, और कुछ समुदायों में इसे काट करके अलग कर दिया जाता है, जिस प्रोसेस को कहा जाता है खतना। आपने कभी सुना होगा खतना क्या होती है, तो खतना क्या होती है बेटा, खतना क्या होती है, खतना क्या होती है, खतना वो होती है, कुछ समुदायों में इस फोरस्किन को काट करके अलग कर देने को खतना कहते हैं, सर्कमसीजन कहते हैं। और जरूरी नहीं है कि कुछ समुदाय में अगर ये इन्फेक्शन फैल जाता है आपके पेनिस में, कुछ भी माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो जाता है, तब भी आपकी जो इसको एक्सटर्नल जो ये है ना फोरस्किन, इसको डॉक्टर काट के अलग कर सकते हैं, फिर चाहे आप किसी भी समुदाय से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे समझ में आ रही है क्या बात, अरे कुछ पल्ले पड़ रहा है क्या,
अरे बेटा अभी तो 4 सिर्फ LS हुआ है, इसको छाप ले फटाफट। इसके बाद में हम TS देखते हैं, उसके बाद में प्रोसेस देख रहे हैं। बहुत मजा आने वाला है आज। आपने पेनिस के बारे में आज तक कुछ पढ़ा नहीं है, इंग्लिश मीडियम के हो तो भी आपको जो लोग देते हैं उससे तो अच्छा कंटेंट दूंगा मैं। आप इंग्लिश मीडियम में हो, देख सकते हो, समझ में आ रहा हो तो, लेकिन मेरा ये पूरा जो कंटेंट है स्पेशली हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है। अब मैं उतर गया हूं मैदान में दोस्तों। इसके बाद में देखो, मैं इस चीज को मिटा देता हूं एक बार, ऊपर वाली इसको। यहां पर हम इसकी क्या देखेंगे, LS के बारे में बात करेंगे। LS के बारे में तो कर ली, सॉरी। इसके बाद में हम क्या देखेंगे, TS के बारे में इसकी बात करते हैं। यहीं पर बात कर लेते हैं बेटा, है तो यहीं पर इसकी TS की बात कर लेनी चाहिए हमारे को। ठीक है जी, हमारे पास में ये जगह है। अब अगर इसकी TS के बारे में बात करनी है तो दोस्तों इस तरीके से आपको, भाई इस तरीके से, तो अरे TS का मतलब क्या है कि ये पेनिस गुजर रहा है, और इस पेनिस को अगर ऊपर दिख नहीं रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा बना लेता हूं। इस तरीके से ये पेनिस है। अरे यार इस तरीके से पेनिस है, जिस तरीके से पेनिस को, अगर TS कौन सा होता है, अनुप्रस्थ काट में ऐसे काटूंगा तो इस तरीके से दिखेगा। इसके अंदर क्या क्या दिखता है बेटा, इसके अंदर आपको 3 कोड दिखेंगे। कितने कोड दिखेंगे, कितने कोड दिखेंगे, 3 कोड दिखेंगे। और इस तीसरे कोड के बीच में यहां पर तो क्या रहता है, मूत्र मार्ग रहता है। इस तरीके से ये रहता है। तो ये 2 कोड ऊपर वाले हैं जिसको क्या बोला जाता है, कॉर्पोरा कोवर्नोसा। सीसी लिख देता हूं क्योंकि यहां पर मैंने बता दिया कि सीसी क्या है, कॉर्पोरा कोवर्नोसा। और नीचे वाला जो कोड है इसको कहा जाता है कॉर्पोरा स्पोंजियोसम। इस कॉर्पोरा स्पोंजियोसम के बीच में जो एक छिद्र है, उस छिद्र को बोला जाता है क्या बेटा, क्या बोला जाता है, मूत्र मार्ग। और इस मूत्र मार्ग के ऊपर 2 कोड जिनको कहते हैं अपन कॉर्पोरा कोवर्नोसा, इनके अंदर लाल लाल कुछ दिख रहे हैं आपको, इनको बोला जाता है बेटा रक्त कोटर। ये क्या है, ये रक्त कोटर है। आपके पेनिस के इरेक्शन के समय जो आपका पेनिस होता है, उस पेनिस के इरेक्शन का कारण यह होता है कि आपके पेनिस को ब्लड सप्लाई, रक्त की आपूर्ति बढ़ जाती है, और ये रक्त कोटर जो खाली रहते हैं वो बढ़ जाते हैं, जिससे आपका पेनिस कड़क और सीधा हो जाता है। ठीक है बेटा, ये रक्त कोटर है। और ये 3 प्रकार के कोड दिख रहे हैं आपको यार इसके TS में। बीच के अंदर कॉर्पोरा कोवर्नोसा के बीच में क्या पाया जाता है, मूत्रमार्ग। यहां से भी क्लियर हो रही है, ये क्या है, TS है, ये TS है, TS ऑफ पेनिस। और ये क्या है, ये LS है। LS का मतलब, ये डायग्राम किसका है, अरे बेटा डायग्राम किसका है, अरे LS ऑफ पेनिस। पेनिस के LS का डायग्राम है, और ये TS यानी ट्रांसवर्स सेक्शन अनुप्रस्थ काट का है, और ये अनुदैर्घ्य काट का है। तो इस तरीके से आपको ये पेनिस दिखता है। पेनिस के अंदर रक्त कोटर है। यहां पर लिख लेना कि जो रक्त कोटर होते हैं इनमें क्या बढ़ता है, इरेक्शन के टाइम पे, इरेक्शन का मतलब होता है उठान, इरेक्शन के समय रक्त भरता है, इरेक्शन के समय रक्त भर जाता है इनमें। ठीक है दोस्तों, तो ये TS है। आप एक बार इसको छाप लीजिए। उसके बाद में हम प्रोसेस की बात करते हैं, फंक्शन की बात करते हैं कि ये पेनिस है, इसका फंक्शन क्या होता है। अरे कुछ समझ में आ रहा है क्या, अरे मेरे लाडलो बता दो मेरे को, अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मेरे लाल, दोबारा कोई नहीं समझाएगा, फटाफट से छाप लो इसको। अरे छाप लो, छाप लिया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं बेटा हम किसकी, आगे बात कर रहा हूं मैं, इसको मिटा देते हैं हम, और इसको मिटा करके बात करते हैं हम किसकी, अब हम बात करेंगे कार्य की।
अच्छा तो मेरे को आप बताओ, जो पेनिस है इसका कार्य क्या होता है? ये तो अरे आप सब जानते होंगे, अरे इस काम के लिए तो आप बने हो, ये नहीं जानोगे तो क्या जानोगे बेटा। पेनिस का कार्य होता है, क्या होता है रे? अरे बता रे दोस्तों, पेनिस का कार्य होता है जो मानव नर के अंदर जो जनन पदार्थ है, मानव नर के अंदर जो आनुवांशिक पदार्थ है, उस आनुवांशिक पदार्थ को मादा के शरीर में प्रवेशित करवाने का कार्य कौन करता है? आपका पेनिस ही करता है, आपका शिश्न ही करता है। अरे समझ में आई क्या बात? अरे मेरे लाल समझ में आई क्या? चलो अब बात करते हैं हम किसकी? इसके कार्य की। कार्य क्या होता है, कैसे होता है, ये चीज हम देखेंगे। अरे सर कितनी देर से तो हम इसी चीज के लिए तो उतावले हो रहे हैं। बेटा इसका कार्य होता है मानव नर से जनन पदार्थ, और जनन पदार्थ का मतलब है वीर्य या सीमन, को मानव मादा के जनन भाग में या जनन भाग का मतलब यहां पर हम सिर्फ योनि लेंगे, क्योंकि पेनिस है योनि तक ही अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सकता है। जनन भाग में या जहां किसको बोला जाता है? योनि। योनि में स्थानांतरण, इसके अंदर स्थानांतरण ही क्या होता है? इसका कार्य होता है। अब कार्य तो आपको पता है, अब बात करेंगे हम क्रिया विधि की। क्रिया विधि में दोस्तों अब बात करते हैं हम, थोड़ा समझ लीजिए इस चीज को, क्योंकि मुझे पता है सिर्फ आपको रिजल्ट्स पता है। हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये समझते हैं ना कि हमारे को कुछ सब कुछ आता है, तो हमारे को आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सिर्फ एक नॉर्मल बीइंग को इतना ही आता है कि इसका रिजल्ट्स क्या होगा। आपको इतना आता है कि क्रिया विधि है कि इससे क्या करते हैं, वो सब ठीक है, सब जानते हो, आप सब एक्सपर्ट हो। मैं बात करने वाला हूं कि आपकी बॉडी क्या एक्टिवेशन करती है, आपकी बॉडी में क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम पे क्या होता है दोस्तों? जैसे ही हमारे दिमाग में कुछ सेक्सुअल एक्टिविटी की चीजें याद आती है, या अपोजिट सेक्स हमारी बॉडी को टच करती है, या प्राइवेट एरियाज को हमारी जो अपोजिट सेक्स है वो टच करते हैं, या कुछ भी होता है, तब सबसे बड़ी चीज होती है इसके अंदर, हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में फीलिंग्स ट्रिगर करनी चाहिए। अगर आपके दिमाग में सेक्सुअल एक्टिविटी की जो फीलिंग है वो ट्रिगर करती है, ध्यान से सुनना, आपके दिमाग में आपने सोचा कि मुझे सेक्स करना है, या कुछ भी अपोजिट सेक्स के बारे में आपने कुछ सोचा, तो क्या होगा? आपका पेनिस इरेक्ट होगा। सीधी सी बात है, होता है जनरली, देखते हो आप। क्यों हुआ भाई? ऐसा क्यों हुआ? आखिर में आपके शरीर ने क्या समझा? इसका मतलब एक चीज सब याद रखना, इसका मतलब सीधी सी बात यह है कि आपके दिमाग से आपके पेनिस का रिलेशन है, आपके दिमाग से ही तो पेनिस का रिलेशन है। तभी तो जैसे ही आपने दिमाग में सोचा कि मुझे सेक्सुअल एक्टिविटी करनी है, किसी लड़की के बारे में सोचा, लड़के के बारे में सोचा, अपोजिट सेक्स के बारे में सोचा, तो आपका पेनिस इरेक्शन की तरफ गति करता है। इसका मतलब है आपका जो दिमाग है, आपका जो ब्रेन है, वो ब्रेन पेनिस से कंट्रोल हो रहा है। सॉरी, जो पेनिस है वो ब्रेन से कंट्रोल हो रहा है। अब वो कैसे कंट्रोल होता है वो चीज मैं आपको दिखाता हूं। दोस्तों, अपने शरीर के अंदर जो हाइपोथैलेमस है, अपने शरीर के अंदर हाइपोथैलेमस कहां होता है बेटा? पेट में होता है क्या? अरे ये कहां होता है?
मस्तिष्क का भाग है बेटा। ये किसका भाग है? मस्तिष्क का। जब आपके मस्तिष्क में किसी अपोजिट सेक्स के प्रति जो फीलिंग्स ट्रिगर होती है तो उसके ट्रिगर होने से एक तंत्रिका तंत्र होता है। आपने अगर कहीं पढ़ा हो तो एक स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है। क्या होता है बेटा? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। इस स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के दो भाग होते हैं। इसको बोला जाता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ANS। इसके दो भाग होते हैं, एक होता है SNS, एक होता है PSNS। SNS का मतलब होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और इसका मतलब होता है पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है दोस्तों, आपके तंत्रिका तंत्र में हम पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र के दो भाग होते हैं, एक होता है SNS यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये तंत्रिका तंत्र की बात मैं जनन तंत्र के बीच में केस से लेके आ रहा हूं क्योंकि यहां पर हमारे को जरूरत है इसकी पढ़ने वाली है। आपके इस मस्तिष्क के अंदर जैसे ही फीलिंग ट्रिगर करती है, फीलिंग्स जागती है, आपका PSNS यानी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्टिव या बोले तो सक्रिय हो जाता है। और जैसे ही PSNS सक्रिय होता है, ये PSNS क्या करता है? सक्रिय होकर के आपके जो पेनिस है, रक्त की जो एंडोथेलियल सेल्स होती है, रक्त की एंडोथेलियल कोशिकाओं को, रक्त की एंडोथेलियल कोशिकाओं को नाइट्रिक ऑक्साइड, क्या बेटा? नाइट्रिक ऑक्साइड मतलब बोले तो NO, नाइट्रिक ऑक्साइड के स्रावण के लिए प्रेरित करती है। आपका PSNS एक्टिव होता है, हाइपोथैलेमस में मस्तिष्क में फीलिंग जागी, आपका PSNS एक्टिव हुआ। PSNS के एक्टिव होने से क्या हुआ कि जो रक्त की एंडोथेलियल सेल्स थी, उन एंडोथेलियल सेल्स को इस PSNS ने कहा, इस PSNS ने रक्त की जो एंडोथेलियल कोशिकाएं हैं उनको कहा नाइट्रिक ऑक्साइड निकाल। नाइट्रिक ऑक्साइड का क्या काम है बेटा? जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है ना, आपने अगर कभी पढ़ा हो तो नाइट्रिक ऑक्साइड एक वाहिका विस्फारक होता है। क्या होता है बेटा? वाहिका विस्फारक या डायलेटर, वेजो डायलेटर जिसको कहा जाता है, वेजो डायलेटर। मतलब ये वेसल्स को क्या करता है? डायलेट करता है, विस्फारित करता है। तो जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो अगर ज्यादा आएगा तो बहुत तेजी से आपके शरीर की जो रक्त वाहिनियां है वो क्या होगी? डायलेट होगी। रक्त में भी अगर मैं इसकी बात करता हूं, रक्त लिखा है क्या मैंने? यहां पर रक्त नहीं होगा, यहां पर आर्टरी होगी आपकी, क्या? धमनी। जो PSNS है वो आपके शरीर के अंदर जो धमनी है, उस धमनी की जो एंडोथेलियल कोशिका है उसको कहेगा कि नाइट्रिक ऑक्साइड निकाल, क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड को निकालेगा तभी तो वाहिकाएं विस्फारित होगी, और वाहिकाएं अगर विस्फारित होगी तो नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करेगा? वाहिकाओं को विस्फारित करेगा, और विस्फारित करेगा तो क्या होगा? ब्लड वेसल्स डायलेट होगी, रक्तवाहिनियां विस्फारित होगी। क्या होगी? विस्फारित होगी। और रक्तवाहिनियां विस्फारित होगी तो पेनिस के अंदर जो ब्लड सप्लाई है, रक्त की आपूर्ति है, वो क्या होगी रे? अरे रक्त की आपूर्ति क्या होगी बेटा? रक्त की आपूर्ति बढ़ जाएगी, रक्त की आपूर्ति बढ़ जाएगी। और रक्त की आपूर्ति बढ़ जाएगी तो जो आपका पेनिस है उसके रक्त कोटर भर जाएंगे।
पेनिस के रक्त कोटर भर जाएंगे, शिश्न के रक्त कोटर भर जाएंगे और पेनिस के जो रक्त कोटर भरेंगे तो क्या होगा बेटा, पेनिस इरेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, इरेक्ट हो जाएगा। इरेक्ट होने का मतलब क्या है, सीधा व कड़क, सीधा व कड़क हो जाएगा। अब पेनिस इरेक्ट होने के बाद में सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट होती है और एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान एसएनएस एक्टिव होता है। जब पेनिस इरेक्ट होने के बाद में सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट होती है और सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद में कौन, एसएनएस सक्रिय होता है। यहां पर बेटा क्या होता है, एसएनएस सक्रिय होगा और एसएनएस सक्रिय होगा तो बेटा क्या जी होगा, एसएनएस सक्रिय होगा तो स्खलन होगा। स्खलन का मतलब इजाकुलेशन, और इजाकुलेशन के बाद में पेनिस क्या हो जाएगा बेटा, रिलैक्स हो जाएगा। पेनिस क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। ये प्रोसेस होती है बेटा आपके पेनिस के इरेक्शन की जो क्रियाविधि है वो किस तरीके से काम करती है। अब यहां पर क्या सवाल बनेंगे, प्रोसेस तो हो आपके एग्जाम में पूछेगा नहीं, अरे भैया नीट है कोई हलवा नहीं है, बहुत बढ़िया बेसिक क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें। रिप्रोडक्टिव सिस्टम से हमेशा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आते हैं। अब देखो एक बार और समझ लेते हैं इस चीज को। जो हाइपोथैलेमस होता है, जैसे ही आपकी हाइपोथैलेमस में आपने अपने मस्तिष्क में सेक्सुअल एक्टिविटी को एंटर किया, आपने किसी भी तरीके से, चाहे तो वो आपका अपोजिट सेक्स आपके बॉडी टच करता है या आपसे कुछ ऐसी बातें करता है जिससे आपके दिमाग में सेक्सुअल एक्टिविटी की बातें चलती है, तो आपका जो हाइपोथैलेमस है मस्तिष्क में जैसे ही आपकी फीलिंग्स ट्रिगर होती है तो वहां से पीएसएनएस एक्टिव हो जाता है बेटा। पीएसएनएस का क्या मतलब है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम किसका भाग होता है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम या स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का भाग होता है। अभी जो ये पीएसएनएस है उस पीएसएनएस का काम क्या होता है, ये धमनी को कहेगा कि जो धमनी की जो एंडोथेलियल कोशिकाएं है ना, उनको कहेगा कि नाइट्रिक ऑक्साइड का स्राव करो। नाइट्रिक ऑक्साइड का स्राव इसलिए क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड का स्राव होगा तो वाहिका विस्पारित होगी, धमनियां विस्पारित होगी और विस्पारित होगी तो वो क्या होगी, रक्तवाहिनियां विस्पारित होगी, रक्त का प्रवाह बढ़ेगा, रक्त की आपूर्ति बढ़ेगी, शिश्न के रक्त कोटर भर जाएंगे रक्त से और रक्त कोटर भर जाएंगे तो पेनिस इरेक्ट हो जाता है। पेनिस इरेक्ट होने का क्या मतलब है, वो सीधा और कड़क हो जाता है। उसके बाद में जब सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट होती है, सेक्सुअल एक्टिविटी के कुछ देर बाद में एसएनएस एक्टिवेट हो जाता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है और ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होने के बाद में इजैकुलेशन होता है, स्खलन हो जाता है, वीर्य का स्खलन हो जाता है और उसके बाद में धीरे धीरे पेनिस रिलैक्स हो जाता है। अब सवाल क्या बनेगा बेटा, सवाल आ सकता है आपके कि पेनिस के इरेक्शन के लिए कौन सा तंत्रिका तंत्र जिम्मेदार है। पेनिस के इरेक्शन के लिए कौन सा तंत्रिका तंत्र जिम्मेदार है। एक में सवाल में ऑप्शन आएगा पीएसएनएस, एसएनएस, एएनएस, बताइए। तो वहां पर आपको करना है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पेनिस के इरेक्शन के लिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जिम्मेदार होता है और पेनिस के इरेक्शन के बाद में जो प्रोसेस होगी इजैकुलेशन की, स्खलन की, उस स्खलन के लिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। अरे समझ में आ गई क्या बात। इस तरीके से आपके ये प्रोसेस चलती है और आपका जो पेनिस का पार्ट है यहां पर कंप्लीट होता है। इसके साथ में कुछ चीज़ें मैं और एक्स्ट्रा ऐड करवाना चाहता हूं आपको। एक बार मैं इसको मिटा देता हूं, आप लिख लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में लिख लेना। उसके बाद में कुछ चीज़ें मेरे को लिखानी है, लिख लिया होगा। ये स्वायत्त तंत्रिका तंत्र वाली मैं जगह खाली करता हूं। यहां पर लिखेंगे अपन
शिश्न या पेनिस के इरेक्शन के लिए जिम्मेदार कौन है बेटा? कौन है इरेक्शन के लिए जिम्मेदार? कौन है? PSNS है, PSNS। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट हम ये लिखेंगे कि इजाकुलेशन के लिए जिम्मेदार कौन है? इजाकुलेशन या स्खलन, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? स्खलन के लिए जिम्मेदार है SNS। एक पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिन लोगों का पेनिस इरेक्ट नहीं हो पाता है उन लोगों को क्या कहा जाता है? जिनका पेनिस इरेक्ट नहीं हो पाता है, किसी भी कारणवश जिनका पेनिस इरेक्ट नहीं हो पा रहा है, इरेक्ट का मतलब इरेक्ट नहीं हो पाता है, उन्हें क्या कहते हैं बेटा? इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, और इम्पोर्टेंट का मतलब होता है जिनका पेनिस इरेक्ट नहीं हो पाता है उन लोगों को कहा जाता है क्या? इम्पोर्टेंट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट नहीं है ये क्या है? इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब अगर इम्पोर्टेंट की सिचुएशन आ जाती है तो इसका इलाज क्या है? अगर किसी व्यक्ति का पेनिस इरेक्ट नहीं हो पाता है तो उसके इलाज होता है, उसको एक दवाई दी जाती है, या जो मार्केट में टेबलेट्स यूज लेते हैं लोग बाग, कुछ टेबलेट्स होती है जैसे वियाग्रा और सिल्डेनाफिल सिट्रेट, ये 2 प्रकार की कुछ टेबलेट्स होती है। इसका इलाज क्या है? वियाग्रा क्या काम करती है? वियाग्रा या सिल्डेनाफिल सिट्रेट आता है एक, ठीक है। तो वियाग्रा काम क्या करती है, कैसे काम करती है? जो वियाग्रा होती है वो आर्टरी की जो एंडोथेलियल सेल्स होती है ना, उनको नाइट्रिक ऑक्साइड के लिए प्रेरित करती है। वियाग्रा नाइट्रिक ऑक्साइड के लिए प्रेरित करती है, धमनी को NO के लिए प्रेरित करती है, जिससे क्या होगा नाइट्रिक ऑक्साइड है वो, अगर नाइट्रिक ऑक्साइड ज्यादा आएगा तो रक्तवाहिका विस्फारित होगी। कई लोग बाग इसको सेक्स टाइम बढ़ाने के लिए भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। उससे भी वही जो लोगों का पेनिस इरेक्ट नहीं हो पाता है या बहुत कम समय के लिए पेनिस इरेक्ट हो पाता है, तो वो लोग इस टेबलेट का, वियाग्रा क्या है, एक वियाग्रा टेबलेट है, मार्केट में मिल जाती है इस टेबलेट का। वैसे इसका ऐसे नहीं मिलती है, यह डॉक्टर या फिजिशियन के अगर वो टेबलेट लिखते हैं तो ही मिलती है, ऐसे नहीं मिलती है। कोई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं अलग अलग लोगों में। तो वियाग्रा जो टेबलेट होती है वो धमनी को क्या करती है, नाइट्रिक ऑक्साइड के लिए प्रेरित करती है, जिससे इस इंपोर्टेंट का इलाज हो जाता है। इंपोर्टेंट का मतलब परमानेंट, अगर किसी में कोई डिफेक्ट है तो उसकी बात अलग है, नॉर्मली अगर नहीं हो पा रहा है तो उसका इलाज हो जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से आपका पेनिस के बारे में हमने पूरी डिटेल आपको बता दी है। अब कोई भी डाउट मेरे ख्याल से आपको नहीं रह रहा होगा, पेनिस किस तरीके से इरेक्शन होता है। ये क्रियाविधि किसकी है, मैकेनिज्म ऑफ पेनिस के इरेक्शन की क्रियाविधि है। शिश्न के इरेक्शन की क्रियाविधि। इरेक्शन का मतलब होता है खड़ा। पेनिस के खड़े होने की जो क्रियाविधि है, पेनिस के इरेक्शन की जो क्रियाविधि है, उसको यहां पर समझाया गया है। किस तरीके से पेनिस का इरेक्शन होता है उस चीज को बताया गया है। तो आप देख लीजिए और इस चीज को नोट कर लीजिए, आपको और शायद कहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, किसी बुक में मिल सकता है, अच्छी बुक होती है उसमें मिल सकता है ये कंटेंट,
ठीक है दोस्तों, तो आप इसको छाप लीजिए। और आज के लिए इतना ही। अब हम आगे की क्लासेज में हम स्पर्मेटोजेनेसिस और जो भी आगे का टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। आपको कैसी लगी हमारी ये क्लास आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताया करो यारो। और अगर नए हो तो चैनल को, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको लगा वक्त की बर्बादी है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको प्रेशराइज नहीं करते हैं, आप हमारे साथ में वक्त की बर्बादी ना करें। अगर आपको कंटेंट भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम कोई इकोनॉमिकली वो तो पेड कोर्स तो है नहीं हमारा, ये तो हमारा फ्री कोर्स है। तो फ्री कोर्स है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है हमारे। हाँ, अगर पेड कोर्स होता फिर आप नहीं करते तो आपको नुकसान था, लेकिन अब आपको कोई नुकसान नहीं। अगर आप नहीं देखते हो, नहीं करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको अच्छा लग रहा है तो कंटेंट उतार लीजिए, कंटेंट को पढ़िए। रेगुलरली क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है आपकी, डेली हम मिलेंगे और इस तरीके से कंप्लीट चैप्टर सिलेबस कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे की बातें हम कल करते हैं। बाय बाय।